तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है आपका, हिंदी में जिसको आप राजनीतिक विज्ञान विषय भी बोलते हैं, इसका जो आपका मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये सैंपल पेपर आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा जो आपका 29 सितंबर, जी हाँ बच्चों, 29 सितंबर 2023 को जो आपका पेपर होने वाला है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का, इसके अंदर क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैंपल पेपर के अंदर, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट हो सकते हैं, इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है वो लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ जाता है। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हो, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाएगा और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और इसका जो मिड टर्म का आपका पेपर होने वाला है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर हम लोग देख रहे हैं। और बेसिकली ये जो सैंपल पेपर है हम लोग कर ही रहे थे, ये हमारा पॉलिटी का सेकंड सैंपल पेपर था। और ये जो सेकंड सैंपल पेपर था इसका भी पार्ट 1 वाला वीडियो ऑलरेडी मैंने आपके लिए बना दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आपने देख लिया है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये हमारा सेकंड जो पेपर है सैंपल पेपर, इसका पार्ट 2 वाला वीडियो है, ठीक है, जिसके अंदर जो पूरा सैंपल पेपर है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो जो आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर आएगा 29 सितंबर 2023 को, वो 3 घंटे का होने वाला है और मैक्सिमम मार्क्स जो आपका रहेगा वो 80 रहेगा, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। बच्चों नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश दे रखा है इंग्लिश में, जिसको आप जनरल इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। वो वाला सामान्य निर्देश हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, उनके सामान्य निर्देश देख लेते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन सी से, जहां पर आपसे वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 31 तक रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले क्वेश्चन जो होते हैं आपके, यानी 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे। जो आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे इनका आंसर आपको 40 शब्दों में यानी 40 वर्ड्स में देना है। जो आपके 4 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे इनका आंसर आपको 100 वर्ड यानी कि 100 शब्दों में देना है। और जो आपके 6 नंबर के क्वेश्चन यानी 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे इनका आंसर आपको 150 शब्द यानी कि 150 वर्ड्स के अंदर देना है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मानचित्र से संबंधित भी जो क्वेश्चन होता है वो हमसे यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें रही। सेम यही चीज इंग्लिश मीडियम में आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है। इंग्लिश मीडियम में अगर आप सेपरेटली रीड करना चाहते हैं तो रीड कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट होने ही वाला है, खास होने ही वाला है। साथ ही साथ जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हिंदी में मैं सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से आपको समझा दूंगा और इंग्लिश में जो उसका ट्रांसलेशन रहेगा वो मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी वीडियो का लाभ ले सके, बेनिफिट उठा सके। बेसिकली पहले जो हम लोग वीडियोस बनाते थे वो केवल हिंदी मीडियम में बनाते थे, ठीक है। तो जो इंग्लिश मीडियम के वाले बच्चे थे वो बोलते थे सर इंग्लिश में तो आप दिखाते ही नहीं हो क्वेश्चन। तो हमने एक मुहिम चलाई थी जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर के चलेंगे। हिंदी में मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से आपको समझा देता हूँ, इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन रहेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है वो भी वीडियो का लाभ ले सके, बेनिफिट उठा सके अपने एग्जाम्स को लेकर के, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हिंदी में हमने डिस्कस किए सामान्य निर्देश, यहाँ पर आपको इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शंस करके देखने को मिलेगा। वीडियो को पॉज करके आप रीड भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रही जो आपका पेपर होने वाला है 29 सितंबर 2023 को पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का, उससे संबंधित। आई होप कि आप ये बातें जो है आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड सी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे और उनका आंसर हमें देना है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर आपका 22 से लेकर के क्वेश्चन नंबर जो 24 तक रहने वाला है, ठीक है। ये आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद फिर 4 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, फिर आपके 6 नंबर के क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखिए 22वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है
कि आसियान के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। जो आसियान संगठन है हमारा, उसका कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो आप पहले लिख सकते हैं कि क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को सुनिश्चित करना, ये आसियान का पहला उद्देश्य है। और दूसरा है भैया क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना, ये आसियान का दूसरा उद्देश्य है। देखिए मैंने आपको वन शॉट वाली वीडियो में भी बताया था इस क्वेश्चन को कि भैया देखिए पूरी दुनिया में कोई भी चीज अगर बनाया जाता है तो उसको बनाने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे मोबाइल फोन बनाया गया, तो मोबाइल फोन क्यों बनाया गया? ताकि दूर दराज बैठे आदमी से भी हम इजीली बात कर सके। जैसे मान लीजिए एक आदमी अमेरिका में बैठा है और आप इंडिया में बैठे हो, ठीक है, फिर भी अगर आप अमेरिका में बैठे आदमी से बात करना चाहते हैं तो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। एक कॉल लगा लीजिए, व्हाट्सएप पे कॉल लगा लीजिए या वीडियो कॉल लगा सकते हैं, ठीक है। अब तो वीडियो कॉल का जमाना है तो वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं। तो क्या हुआ भैया, फोन के आने से जो दूरियां थी लोगों के बीच में वो कम हो गई, ठीक है। तो ये फोन को बनाने का उद्देश्य था। हालांकि फोन के अंदर बहुत सारी चीजें अब नई आ गई है, वो अलग बात है। तो आसियान जो हमारा संगठन बनाया गया, उसके 2 उद्देश्यों की बात करें तो पहला उद्देश्य ये था कि जो क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व है उसको सुनिश्चित किया जाए। यानी आसियान के जो भी देश है, मेंबर कंट्रीज है, उसके बीच में क्षेत्रीय लेवल पे यानी रीजनल लेवल पे जो पीस है उसको जो है सो कि कंटिन्यू किया जाए, पीस जो है उसको स्टैब्लिश किया जाए, ये चीज यहाँ पर ध्यान रखा जाए। ये आपका आसियान का पहला उद्देश्य है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से आसियान के जो भी देश है ये आगे बढ़ सके और अपना बीच में सहयोग वगैरह जो है उसको बढ़ावा दे सके, इसीलिए आसियान को बनाया गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए पॉलिटिकल साइंस में लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना जरा वीडियो को लाइक करते हैं उतना जरा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि ब्रिक और ब्रिक्स में क्या अंतर है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है। देखिए ब्रिक क्या भैया, यहाँ पर पहले जो था ये आपका जो संगठन कह सकते हैं एक तरह से, वो आपका 4 देशों से मिलकर के बनता था, BRIC, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रिक बोलते थे। ब्रिक में ये 4 देश आते थे। B से आपका ब्राजील हो गया, R से रशिया, I से इंडिया और C से चाइना। फिर इसके अंदर 2009 में आपका S जुड़ गया यानी कि साउथ अफ्रीका जुड़ गया, तो ये क्या बन गया भैया, ब्रिक्स बन गया। ओके, तो यही अंतर है हमारा यहाँ पर ब्रिक और ब्रिक्स में। पहले ये ब्रिक था, जब इसमें यहाँ पर साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो ये हमारा क्या कहलाने लग गया, ब्रिक्स कहलाने लग गया। यहाँ पर लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं कि ब्रिक्स शब्द जो है ब्राजील, रूस, भारत और चीन को संदर्भित करता है। 2009 में दक्षिणी अफ्रीका के इसमें शामिल हो जाने के बाद यह ब्रिक्स हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ब्रिक एंड ब्रिक्स। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। तो अब 20वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना किस वर्ष हो गई थी और इसकी स्थापना का क्या उद्देश्य था। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन को जोड़ करके एक क्वेश्चन बनाया है आपके लिए, और ये जो क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर के लिए यहाँ पर पूछा गया है। तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की अगर बात करें तो 1994 यानी 1994 में की गई थी इसकी स्थापना। और इसका उद्देश्य क्या था भैया, सदस्य देशों की सुरक्षा व विदेश नीति में तालमेल बनाना, यानी कि भैया जो भी इसके मेंबर कंट्रीज है उनका जो भी सिक्योरिटी है और उनका जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करके चलना, इस तरह से, है ना। तो ये इसका मेन मोटिव था, मेन उद्देश्य था। यहाँ पर एक चीज और क्रिस्टल क्लियर करके चलिएगा अपने माइंड में। बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में कि जो आसियान था उसकी स्थापना हुई थी 1967 के अंदर, और जो आसियान क्षेत्रीय मंच है हमारा इसकी स्थापना हुई थी 1994 के अंदर, ठीक है। तो इस चीज को एकदम क्रिस्टल क्लियर करके चलिए अपने माइंड के अंदर, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर के लिए रहने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर 4-4 नंबर के क्वेश्चन हमारे शुरू हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के आपका क्वेश्चन नंबर जो 27 तक जाने वाला है, ये सारे क्वेश्चन हमारे 4 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक करके यहाँ पर क्वेश्चंस को। यहाँ पर 25वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि ऐसे किन्हीं 3 अंतरराष्ट्रीय चुनौतीपूर्ण मसलों का वर्णन कीजिए जिनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी देश साथ मिलकर के कार्य करें। अब आप बोलेंगे सर जी 4 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 पूछ लिया है। तो पेपर में ऐसा कई बारी हो जाता है, 4 नंबर का क्वेश्चन होगा,
3 आपसे पूछ लेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो 3 आपसे यहाँ पर रीजन पूछा है या बातें पूछी है उनको ही इतना अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख दीजिए कि 4 नंबर आपको इजीली मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर 3 जो है चुनौतीपूर्ण मसले पूछा है, मैंने आपको 5 बताया है जिनसे तभी निपटा जा सकता है जब दुनिया के सारे देश मिलकर के काम करें। वो क्या क्या हो सकता है भैया? पहला है यहाँ पर आतंकवाद। आतंकवाद से तभी यहाँ पर निपटा जा सकता है या छुटकारा पाया जा सकता है जब पूरी दुनिया मिलकर के काम करे, तभी आतंकवाद को यहाँ पर सफाया किया जा सकता है। एक तो ये हो गया आपका। अगला है भैया ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय निम्नीकरण, जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। जो हमारा धरती का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग जो हमें देखने को मिल रहा है, इससे तभी निपट सकते हैं जब पूरी दुनिया साथ मिलकर के काम करे। ऐसा तो नहीं है कि खाली भारत जो है क्या करेगा कि फैक्ट्री वैक्ट्री बंद करके बैठ जाएगा अपना सारा देश का, तो इससे क्या होगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग है पूरी दुनिया में वो खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो पूरी दुनिया को मिल करके काम करना पड़ेगा, तभी जो है हम पर्यावरण को लेकर के और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के कुछ ठोस जो है परिणाम देख सकते हैं कि हाँ ये चीज सुधार हुआ है। ओके, तो एक ये लिख सकते हैं, पीने के पानी की जो कमी है इसकी समस्या को दूर करने के लिए पूरी दुनिया को मिलकर के यहाँ पर काम करने की जरूरत है। अब आप बोलेंगे सर जी क्या बोल रहे हो, पूरी दुनिया में पीने का पानी का कमी हो सकता है कभी भी? हमारा जो धरती है उसको तो नीला ग्रह बोलते हैं, पानी इतना ज्यादा है कि भैया पीने का पानी का कैसे कमी होगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिनको नहीं पता, वैसे तो ये बेसिक्स है, सबको पता होना चाहिए कि हमारी धरती पर जितने भी आप सागर महासागर इस तरह से देखते हैं, सब में है भैया खारा पानी, ठीक है, जिसको हम पी सकते हैं, ड्रिंकेबल वाटर वो नहीं है ना। पीने वाला पानी कितना है भैया पूरी धरती पर? 0.0006% के आसपास, ये सिर्फ ड्रिंकेबल वाटर है। इसके अंदर कौन कौन सा पानी आ जाता है आपका? नदी का पानी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद तालाब का जो पानी होता है वो आ जाता है। और कौन सा पानी आ जाता है आपका यहाँ पर? और आ जाता है आपका जो ग्लेशियर से पानी आता है ना, वो ग्लेशियर से नदियों में ही आता है हमारा बेसिकली। तो इस टाइप का जो पानी आता है, जो मीठा पानी होता है जिसको हम पी सकते हैं, ड्रिंकेबल वाटर जिसको आप बोलते हैं, तो यही पानी जो है हमारे पीने लायक होता है और काम का होता है, ठीक है। आप जो समुद्र का पानी होता है ना, तो उससे आप खाना बना सकते हैं, ना तो आप कपड़े धो सकते हैं, ना नहा सकते हैं, ठीक है। एक आध बार नहा लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर रोज रोज नहाने लग गए समुद्र का पानी से तो वही आपके शरीर में बहुत ज्यादा दिक्कत आने लग जाएगा, है ना। तो पीने योग्य पानी की पूरी दुनिया में जो है कमी देखने को मिल रही है। अफ्रीकी देशों में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा कमी है। तो इससे तभी निपटा जा सकता है जब पूरी दुनिया जो है मिलकर के काम करे, है ना। ये नदियों के पानी को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, तालाबों के पानी को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। और ऐसे भी बोला जाता है कि आने वाला जो वर्ल्ड वॉर 3 है ना, वो पानी को लेकर के ही लड़ा जाएगा। ये बात मेरे को तो भैया लगता है कहीं ना कहीं सही भी है कि भैया वर्ल्ड वॉर 3 जो लड़ा जाएगा, ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता है कि पानी को लेकर के ही लड़ा जाएगा, क्योंकि पानी बहुत जरूरी आइटम है भैया। खैर, तो ये 3 चीजें हो गई। अगला आप लिख सकते हैं वैश्विक गरीबी, जो आपका ग्लोबल पॉवर्टी है, इससे तभी निपटा जा सकता है जब सभी देश मिलकर के काम करें। आप देखेंगे अमेरिका में भी आपको गरीब लोग देखने को मिलेगा। आप बोलेंगे सर जी अमेरिका में गरीब लोग, ये तो इतना विकसित देश है, इतना अमीर देश है, फिर वो वहाँ गरीब लोग होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं भाई, वहां पे भी गरीब लोग होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, यूरोप में भी होते हैं, हर जगह आपको गरीब लोग जो है देखने को मिलेंगे। कहीं कम होते हैं, कहीं ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर वैश्विक स्तर पे जो गरीबी है इस तरह से उसको कम करना है, उसको खत्म तो नहीं किया जा सकता, जाहिर सी बात है। एक टर्म होता है कि गरीबी को आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते, पूरी तरह से कम कर सकते हैं। तो अगर उसको कम करना है तो क्या करना पड़ेगा भैया? पूरी दुनिया को, जितने भी देश है पूरी दुनिया में, सबको मिल करके काम करना पड़ेगा। तो एक ये चीज भी आप लिख सकते हैं। अगला है भैया संक्रामक रोग, जैसे कोरोना वायरस हो गया आपका, और भी कई तरह का वायरस होता है ना, इस तरह का रोग जो बीमारी होता है, उसको अगर हमें रोकना है तो पूरी दुनिया को साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। तो ये ऐसे चुनौतीपूर्ण मसले हैं जिनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी देश जो है साथ मिलकर के कार्य करें। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 26वां क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है। दक्षिण एशिया मैंने आपको बताया था, भारत और भारत के जो भी पड़ोसी देश है इन सबको मिला दिया जाए तो दक्षिण एशिया हमारा बन जाता है। तो इस क्षेत्र की, इस रीजन की क्या विशेषता है, क्या फीचर है? तो देखिए भैया, अगर इस क्षेत्र की बात करें, दक्षिण एशिया क्षेत्र की, तो यहाँ विश्व का जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र जो है इसको कहा जाता है। मतलब कहने का यह है कि ये पूरी दुनिया का ऐसा क्षेत्र माना जाता है जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या रहती है, ठीक है। अकेले आप भारत, पाकिस्तान, इन सब देशों की जनसंख्या मिला लीजिए, आपको बहुत ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये नेपाल वगैरह, बांग्लादेश को, सबको मिला सकते हैं आप। इस क्षेत्र के देश जो है विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं, डेवलपिंग कंट्री के श्रेणी में, कैटेगरी में आते हैं। जैसे भारत हो गया आपका,
इधर से श्रीलंका हो गया, ठीक है, इधर से बांग्लादेश हो गया। ये ऐसे देश है जो एक विकासशील देश है, ठीक है। पाकिस्तान तो अल्प विकसित देश है, उसको विकासशील देश भी नहीं बोल सकते हैं। अगला है, यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है कृषि प्रधान है। आप देखेंगे भारत जैसे देशों में या फिर दक्षिण एशिया के जो देश है वहां पर खेती वगैरह ज्यादा होती है, तो कृषि प्रधान यहाँ की इकोनॉमी है, ठीक है। तो खेती के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट आप कह सकते हैं। अगला है, भारत इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है। इंडिया की अगर बात करें तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री माना जा सकता है इस क्षेत्र का, इस रीजन का, क्योंकि भैया हम बहुत ज्यादा बड़े हैं। अगर देखा जाए साइज के हिसाब से तो हमारी इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट इकोनॉमी इंडिया है ना। इस तरह से आप कह सकते हैं। तो भारत जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देश माना जाता है आपका साउथ एशियन रीजन का, यानी कि दक्षिण एशिया क्षेत्र का। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। राइट द मेन फीचर्स ऑफ साउथ एशियन रीजन। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है बच्चों। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन जो होते हैं उनके होने के लाभों को उजागर कीजिए। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे यूएनओ वगैरह हो गए, है ना, तो ये क्यों होते हैं, मतलब इनका फायदा क्या है एक तरह से होने का। अगर मैं आपको बोलूं कि इस दुनिया में जो है सो कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें फायदा देखने को मिलता है लेकिन कभी हमें पता नहीं चलता है। तो आप बोलेंगे सर जी ऐसी क्या चीज है? हवा। हवा आपको दिखता है? हवा। बोलेंगे सर जी कैसा एग्जाम्पल लेके आ रहे हो, हवा किसको दिखा है आज तक? दिखता नहीं है, बस महसूस हो जाता है कि हवा आ रहा है। हवा है ना इस दुनिया में, उसका फायदा हमें देखने को मिल रहा है लेकिन वो दिखता नहीं है हवा, है ना। और हम कभी डेली लाइफ में इतना सोचते भी नहीं है कि हाँ हवा से हमें क्या फायदा हो रहा है। लेकिन भैया ये जो हवा चल रही है इस पूरी दुनिया में, इससे हमें ये फायदा हो रहा है कि हम सांस ले पा रहे हैं। अगर हवा ना होता इस दुनिया में, इस धरती पे, तो हम सांस नहीं ले पाते, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है इस दुनिया में जिसका बहुत ज्यादा यहाँ पर हमें बेनिफिट देखने को मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तो उसके भी हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट यानी कि लाभ देखने को मिलते हैं। वो क्या क्या लाभ है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के होने के लाभ जो कि इस प्रकार से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक सामान्य मंच प्रदान करता है, जैसे पर्यावरण, महामारी, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध तथा शांति तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। देखिए अगर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं जैसे यूएनओ वगैरह होते हैं तो ये क्या करते हैं, एक मंच यानी एक स्टेज अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। एक स्टेज हो गया जहां पर विश्व के अनेक देश जा करके क्या कर सकते हैं भैया, चिंता कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, जैसे पर्यावरण हो गया, महामारी हो गया, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध हो गया। जैसे अभी यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, ठीक है, तो यूएनओ पे जो है वहां जा करके यूक्रेन रशिया के वॉर के ऊपर बातचीत की जा सकती है कि कैसे हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है यूक्रेन को, क्या प्रॉब्लम रशिया को फेस करनी पड़ रही है। तो इन चीजों पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई ऐसा जगह तो होना चाहिए ना, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बनाया जाता है ताकि ग्लोबल जो पीस है, वैश्विक शांति है, वो बरकरार रहे, ठीक है। तो एक ये चीज आप लिख सकते हैं। अगला लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए, मैंने आपको बता दिया, सहयोग के लिए सामान्य मानक नियम तथा प्रक्रिया का निर्धारण करने के लिए, कैसे देशों के बीच में कॉर्पोरेशन को, सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है, क्या नियम होगा जो हर देश को फॉलो करना होगा। तो इन सब चीजों को बनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, यह अमेरिका के साथ चर्चा तथा वार्ता को बढ़ावा देने वाले एक मंच के रूप में कार्य करता है। अमेरिका के साथ अगर आपको बात करना है ना, तो कोई छोटा देश तो ऐसे नहीं कि हाँ उठ के गया और बात कर लिया अमेरिका से, ऐसा नहीं होता है। कई बार क्योंकि अमेरिका जैसे देश है वो बड़े देश है, ठीक है, तो उनके साथ अगर आपको प्रॉपरली बात करना है तो ये आपको एक मंच, एक स्टेज अवेलेबल करवाते हैं। वहां पर जाइए, आप बात कीजिए कि हाँ ये आप गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, इस तरह से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईलाइट द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 27वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को न्यायोचित ठहराने के पक्ष में कोई एक उपयुक्त तर्क दीजिए। भाषा के आधार पर अगर हम लोग राज्यों का पुनर्गठन करते हैं तो ये क्या सही है, इसके बारे में आपको पूरा बताना है। तो देखिए भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ने राज्य की सीमाओं के निर्माण के लिए एक समान आधार प्रदान किया है। इसमें विविधता के सिद्धांत की स्वीकृति को रेखांकित किया गया है। इसके अलावा
यह देखा गया है कि विभाजन की आशंका को कम करता है कि हाँ भैया, अब मान लीजिए एक राज्य है, ठीक है, कोई भी एक्स राज्य में ले लेता हूं, वो राज्य बोलता है कि मुझे भाषा के आधार पर अलग कर दो, ठीक है, अगर नहीं करोगे तो मैं देश से ही अलग होने की मांग करूंगा कि मेरे को देश से ही अलग कर दो। तो भैया फायदा इसी में है ना कि उसको भाषा के आधार पर अलग कर दो, है ना, अलग राज्य का दर्जा दे दो। तो ये चीजें यहाँ पर बताई गई है। राजनीतिक और सत्ता में भागीदारी का जो है कि रास्ता अब एक छोटे से अंग्रेजी भाषी अभिजात तबके के लिए नहीं है, अपितु अन्य के लिए भी खुल चुका है, ठीक है। तो सबके लिए यहाँ पर जो है राजनीति में भाग लेने का अवसर खुल चुका है। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन होता है, ठीक है, तो उसको हम इस प्रकार से यहाँ पर उसके पक्ष में न्यायोचित ठहरा सकते हैं। इसे लोकतंत्र की एक प्रक्रिया के रूप में देखा गया है, ठीक है। ये जो है आपका एक तरह से कह सकते हैं पार्ट है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का ही एक पार्ट है। इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि गत वर्षों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए स्थायी और अस्थायी सदस्य के लिए प्रस्तावित किन्हीं 4 मापदंडों का वर्णन कीजिए। यानी कि आपको सुरक्षा परिषद जो है, जिसको इंग्लिश में आप सिक्योरिटी काउंसिल भी बोलते हैं, उसका परमानेंट मेंबर बनना है, या फिर आप अपरमानेंट मेंबर जिसको कह सकते हैं, अस्थायी सदस्य जिसको आप कह सकते हैं, वो बनना है। तो कुछ मापदंड सुझाए गए हैं कि हाँ, आप अगर इन कैटेगरीज पे मतलब आप जो फुलफिल करते हो इन कैटेगरी को, या इन चीजों को आप फुलफिल करते हो, तो आप जो है एक मेंबर बन सकते हो, स्थायी या अस्थायी सदस्य बन सकते हो सुरक्षा परिषद में। क्योंकि आपको पता है कि सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य है वो 5 देश है हमारे, ठीक है, ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, आपका चीन हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया और अमेरिका हो गया, और प्लस में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो परमानेंट मेंबर नहीं होते, जिनका जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, हर 2 साल का होता है, 2 साल में ये चेंज होते रहते हैं। और ये 5 जो होते हैं स्थायी होते हैं, जिनके पास वीटो पावर भी होता है। तो ये एक कंसर्न रेज किया गया कि भैया ये जो सिस्टम है इसको चेंज किया जाए, ये जो 5 स्थायी सदस्य है इनको बढ़ाया जाए, कम से कम 7 या 8 तो करो कम से कम, ये जो 10 है इसको कम से कम 15 या 20 कर दो, है ना। तो यहाँ पर बोला गया कि क्या आप कैटेगरी दे रहे हैं कि अगर हम उस कैटेगरी में फिट बैठ रहे हैं तो आप हमें मेंबर बनाएंगे, चाहे स्थायी सदस्य बनाएंगे या अस्थायी सदस्य बनाएंगे। तो यहाँ पर ये सारी बातें बताई गई कि अगर आप इन जो बातें बताई गई है इन पे आप फुलफिल करते हो इन चीजों को, तो आप जो है एक स्थायी सदस्य हो सकते हो या फिर अस्थायी सदस्य हो सकते हो। सबसे पहले नंबर बात बताया गया है यहाँ पर कि एक प्रमुख आर्थिक शक्ति होना चाहिए आपका, ठीक है, आपका जो देश है, आपका देश बहुत अच्छा होना चाहिए आर्थिक रूप में, ठीक है, एक इकोनॉमिक पावर होना चाहिए। तो अगर भारत की बात करें तो भारत जो है भैया दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन चुका है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, फिर भी भारत को यहाँ पर स्थायी सदस्यता नहीं दी जा रही है। अस्थायी सदस्य तो हम रह चुके हैं यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल के। अगला बताया गया आपको अगर मेंबर बनना है तो एक प्रमुख सैन्य शक्ति होनी चाहिए, आर्मी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए यहाँ पर। तो भारत की क्या ही बात करें यार, हमारी आर्मी तो भैया दुनिया में जानी जाती है स्ट्रांग होने के मामले में। तो ये भी हम फुलफिल करते हैं, फिर भी हमें स्थायी सदस्य नहीं बनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में पर्याप्त योगदान आपका होना चाहिए। यूएनओ का जो बजट होता है, देखो यूएनओ को चलाने के लिए पैसा लगता है। जैसे आप एक गाड़ी खरीद लेंगे, फॉर एग्जांपल आपने स्प्लेंडर खरीद लिया, बाइक खरीद लिया, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना कि फर्स्ट टाइम आपने परचेज कर लिया उसके बाद उसमें खर्चा नहीं होगा, आपका खर्चा होगा, उसमें तेल डलवाना पड़ेगा उसको चलाने के लिए, आपको टाइम टू टाइम रिपेयर करने की जरूरत है, उसमें सर्विस की जरूरत होती है। उसी प्रकार से ऐसा नहीं कि किसी संगठन को बना दिया और वो फ्री में वर्क कर रहा है एनजीओ की तरह, ऐसा नहीं होता है, उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, योगदान देना पड़ता है। तो हर देश यूएनओ को जो कि जारी रखने के लिए अपनी तरफ से योगदान देता है, जिसका जितना जो है हैसियत है उस हिसाब से योगदान देता रहता है। तो अगर आपको सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना है या अस्थायी सदस्य बनना है तो आपको यूएनओ के बजट में अपना योगदान देना पड़ेगा। और भारत तो देता आया है लेकिन फिर भी भारत को यहाँ पर स्थायी सदस्य नहीं बनाया गया, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से एक बड़ा देश होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो आपका जो देश है वो बड़ा होना चाहिए। भारत है भैया, बिल्कुल है। लोकतंत्र तथा मानव अधिकारों का सम्मान करने वाला देश होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और जो आपका ह्यूमन राइट होता है उसका सम्मान करने वाला देश होना चाहिए, तभी आप एक स्थायी या अस्थायी सदस्य बन सकते हैं। हम तो भैया करते आए हैं यार, शुरू से करते आए हैं, लेकिन फिर भी नहीं बनाए हो। एक ऐसा देश हो जो भूगोल, आर्थिक व्यवस्था तथा सांस्कृतिक रूप से देखा जाए या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो विश्व की विविधता का परिषद में अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करता हो। यानी कि
थोड़ा डाइवर्स कंट्री होना चाहिए। तो इंडिया से बड़ा डाइवर्स कंट्री, विविधताओं में एकता भरा देश कहाँ आपको देखने को मिलेगा? भौगोलिक रूप से देख लीजिए, आर्थिक व्यवस्था के रूप में देख लीजिए, कल्चरल वाइज देख लीजिए, ठीक है। फिर भी हमें अस्थायी सदस्य बनाए हो, स्थायी सदस्य नहीं बनाए हो। तो ये भैया यहाँ पर अश्नीर ग्रोवर की मुझे बात याद आ रही है, मैं कहना नहीं चाहूंगा, खैर छोड़िए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद में कोई अगर स्थायी सदस्य या अस्थायी सदस्य बनना चाहता है तो ये प्रस्तावित मापदंड यहाँ पर दिए गए हैं कि भैया ये सारी कैटेगरी है, अगर इनमें आप फुलफिल बैठ जाते हो तो आप जो है बन सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और करंटली अभी रात के या सुबह का कह लीजिए 3:39 हो रहा है, लगभग 3:40 हो गया आपका, ठीक है, AM हो रहा है। तो इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ आपके लिए, मेहनत कर रहा हूँ, तो इतना तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करेंगे। जितना ज्यादा आप लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है बच्चों। और चैनल पे अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हो, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए आगे चलते हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के उस भाग में जहां पर हमसे मानचित्र यानी मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनका आंसर हमें देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 28वां क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है वो मैप से रिलेटेड रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भैया क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है मैप में। पहला क्वेश्चन पूछा है कि यूरोपीय संघ का एक पुराना सदस्य देश, एन ओल्ड मेंबर कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो वो कौन सा देश है भैया? यहाँ पर हमारा देखिए, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, वो है भैया आयरलैंड, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब आयरलैंड आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये जो आप सी से लोकेट हुआ देख रहे हैं ना, ये वाला, ये है आपका आयरलैंड, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका ये सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको हम भरेंगे कैसे क्वेश्चन पेपर के अंदर? क्रम संख्या 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संबंधित अक्षर यानी रिलेटेबल कैरेक्टर कौन सा है हमारा मैप के अंदर? वो सी है। और देश का नाम क्या है भैया? यहाँ पर आयरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, यूरोपीय संघ का एक नया सदस्य देश। अब एक नया सदस्य देश कौन सा है भैया हमारा? वो है पोलैंड, ठीक है। अब पोलैंड आपको मैप में कहाँ देखने को मिलेगा? मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो ए से आप देख रहे हैं ना, ये है हमारा पोलैंड, ठीक है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है इसका ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको कैसे हम भरेंगे तालिका के अंदर? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा था रिलेटेबल कैरेक्टर यानी कि जो आपका संबंधित अक्षर है मैप के अंदर वो ए है, तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, इस तरह से आपको मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। हाँ, दूसरे का इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं, अ न्यू मेंबर कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है यूरोपीय संघ का वह देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है, तो वह कौन सा है भैया? वो है आपका फ्रांस, ठीक है। अब फ्रांस आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आप इधर देख रहे हैं, ये जो है आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, ये जो बी से आप लोकेट हुआ देख रहे हैं, ये वाला, ये है आपका फ्रांस, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन का ये जो फ्रांस है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल का आपका परमानेंट मेंबर भी है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, अ कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन विच इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा था भैया? क्वेश्चन नंबर तीसरा, और रिलेटेबल कैरेक्टर यानी संबंधित अक्षर बी था, और देश का नाम क्या है भैया? फ्रांस, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि वह देश जो 2016 में यूरोपीय संघ से अलग हो गया, ठीक है। 2016 नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2020 के आसपास, ठीक है। 2020 में जो आपका ब्रिटेन था वो यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन से लेफ्ट हो गया था, ठीक है। अब ये वही ब्रिटेन है जिसने भारत को 200 साल तक गुलाम बना करके रखा था, हम जो है गुलाम थे इसके 200 साल तक, ठीक है। अंग्रेज लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर चौथा है, और जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैप के अंदर, मैं आपको एक बार दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये डी से जो लोकेट किया गया है ये है हमारा ब्रिटेन, ठीक है। तो जो चौथा क्वेश्चन है इसका ये जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, और रिलेटेबल कैरेक्टर यानी संबंधित अक्षर डी है, और देश का नाम है ब्रिटेन, ओके। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के उस पार्ट में जहां पर हमसे जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, 6 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे, जिनको आप लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस बोलते हैं, हिंदी में बोले तो दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न बोलते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को देखो बिल्कुल ध्यान से अटेंड करना, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है 6 नंबर का है, ठीक है। अगर 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन अटेंड करोगे तब 6 नंबर आता है, और 6 नंबर का एक क्वेश्चन अटेंड कर लोगे और पूरा क्वेश्चन का आंसर आपने अच्छे तरीके से लिखा है तो 6 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा, है ना।
तो इसीलिए मैं भी जब अपने टाइम पे पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन अटेंड करता था तो बिल्कुल ध्यान से अटेंड करता था और कोशिश करता था कि सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं यानी कि 6 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं वही अटेंड करूं मैं। ठीक है, तो आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो। और इनका जो आंसर आपको लिखना है ये 150 शब्दों में होना चाहिए, इससे ज्यादा में आपको नहीं लिखना है। 150 वर्ड्स का यहाँ पर वर्ड लिमिट बताया गया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 29वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है कि चीन की आर्थिक नीतियों के नकारात्मक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। जो चीन की आर्थिक नीतियां रही हैं, ठीक है, उसके नकारात्मक प्रभाव हमें क्या देखने को मिले हैं। तो भैया उसके कई सारे नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिले हैं, जैसे कि चीन में बेरोजगारी में वृद्धि हुई है और लगभग 10 करोड़ लोग जो है रोजगार की तलाश में आज भी है चीन के अंदर। देख रहे हैं जो आर्थिक नीतियां आई हैं चीन की, तो इतना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है चाइना के ऊपर कि वहां आज भी 10 करोड़ लोग जो है रोजगार ढूंढ रहे हैं, लगभग यहाँ डेटा बताया गया है। महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात बहुत ज्यादा खराब है। आप जो ये फोन यूज करते हैं ना, एमआई का या इस तरह का रेडमी का, वन प्लस का, ये सब फोन जो है इसके पार्ट पुर्जा कहाँ बनता है? चाइना में। और चाइना में लेबर सस्ता है, वहां पर महिलाओं से भी काम करवाया जाता है और पुरुषों से भी। ये हर देश में होता है वैसे तो, लेकिन जो वहां पर महिलाओं से जो काम करवाया जाता है तो उनका काम करने का जो कंडीशन होता है वो बहुत ज्यादा खराब होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी तो है नहीं वहां पर। हमारे यहाँ पर देश में क्या है कि 8 घंटा नॉर्मल काम होता है, 8 घंटे के बाद आपका ओटी लगता है, ओवर टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन वहां पर 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, 20-20 घंटे काम करवाया जाता है और वेतन भी उनको कम से कम दिया जाता है। तो ये चीजें हमें चीन में देखने को मिलती है। चीन की जो आर्थिक नीतियां रही हैं उसके नकारात्मक प्रभाव के अंदर आप ये चीजें लिख सकते हैं बच्चों। और क्या चीजें लिख सकते हैं? पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। चाइना जो इतना रैपिड तरीके से डेवलप किया है ना, उसका पर्यावरण के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीजें भी लिख सकते हैं। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ा है चाइना के अंदर, अमीर और गरीब के बीच के जो फासला है उसके अंदर हमें वृद्धि देखने को मिला है। अमीर और अमीर होता चला गया है, गरीब और गरीब होता चला गया है। तो ये चीजें हमें चाइना में देखने को मिली है, उसकी इकोनॉमिक जो पॉलिसी रही है उसके नेगेटिव इंपैक्ट के अंदर, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ चाइनाज इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। इसका आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। ऐसे क्या कारण है कि भारत और पाकिस्तान लगभग एक ही टाइम पे आजाद हुए थे, बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान हमसे टेक्निकली एक दिन पहले आजाद हुआ था, वो 14 अगस्त को आजाद हो गया था, ठीक है। और हमें जो आजादी मिली थी वो 15 अगस्त को मिली थी। फिर भी दोनों देशों में लोकतंत्र जो है हमें अलग अलग तरह का देखने को मिलता है। जहां अगर भारत की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है भारत में देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं पाकिस्तान की भी बात की जाए, 2023 चल रहा है अभी, तो वहां पर लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है। वहां पर कोई सा भी ऐसा लीडर नहीं आया है जिसने अपना कार्यकाल, अपना टेन्योर पूरा 5 साल का पूरा किया हो इस तरह से। लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके क्या कारण है कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र जो है वो स्थायी नहीं है, लोकतंत्र की जड़ें कमजोर है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि सेना, धर्मगुरु और सामाजिक दबदबे के कारण कई बार निर्वाचित सरकार को गिरा करके सैनिक शासन कायम हुआ है। एक ये कारण है जिस कारण से पाकिस्तान जो है वहां पर लोकतंत्र कभी स्थायी नहीं बन पाया है, ठीक है। वहां पर आप देखेंगे कि तो सेना का इन्फ्लुएंस ज्यादा देखने को मिलेगा, धर्मगुरु जो होते हैं, मौलवी वगैरह, उनका ज्यादातर जो है दबदबा देखने को मिलता है समाज के ऊपर। तो इस दबदबे के कारण क्या होता है, कई बार जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है कि एक्स पार्टी जो है जीती पाकिस्तान में, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि मान लीजिए एक एक्स नाम की पार्टी है, ये पाकिस्तान में जीत गई, ठीक है। अब ये पाकिस्तान की भलाई के लिए काम कर रही है, लेकिन क्या होगा भैया, वहां की जो सेना है यानी आर्मी है, धर्मगुरु है, इनका जो सामाजिक दबदबा है, इसके कारण क्या करेंगी, इस एक्स पार्टी को गिरा देगी और वापस से जो आर्मी रूल है इसको ला देगी। तो एक ये कारण है कि पाकिस्तान में जो है लोकतंत्र कभी स्थायी नहीं हो पाया। अगला है भैया, पाकिस्तान के भारत के साथ विवादों ने क्या किया है, सेना के समर्थन समूह को जो है बहुत ज्यादा अधिक शक्तिशाली बनाया था। सैनिक ताकतें जो है सत्ता में बने रहने के लिए उसको उचित ठहराया। कहने का मतलब यह है कि इंडिया पाकिस्तान का ये जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, भारत पाकिस्तान का विवाद, इससे क्या हुआ है, वहां की जो जनता है उनका सेंटीमेंट कहीं ना कहीं आर्मी के साथ बहुत ज्यादा जुड़ गया है। उनकी गवर्नमेंट के ऊपर जो है उनकी जनता को ज्यादा भरोसा नहीं है, उनकी आर्मी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, ठीक है। और आर्मी ने इसी चीज का फायदा उठाया है, वो सत्ता में बने हुए हैं।
ठीक है। तो एक ये भी कारण है कि वहां पर लोकतांत्रिक या कह लीजिए लोकतांत्रिक सरकारें जो है ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाती है और आपका वहां पर लोकतंत्र जो है वो स्थायी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो एक ये चीज लिख सकते हैं। अगला है भैया, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने विश्वव्यापी इस्लामिक आतंकवाद के डर से कहीं पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकवादी समूह के हाथ न लग जाए सैनिक निरंकुशता को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद की है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है, ठीक है, जिसके पास परमाणु बम है। एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो अपना फायदा देखते हैं। पहले तो वो ये देखते हैं कि भैया मेरा यहाँ पर गोला बारूद बम बारूद जो मैं बना रहा हूँ हथियार बना रहा हूँ वो पाकिस्तान खरीद ले। अब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट होगी वो तो जल्दी खरीदेगी नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर आर्मी रूल कर रही है, सेना यहाँ पर जो है राज कर रही है, शासन कर रही है, तो वो जल्दी खरीदेगी ये सब चीजें, ठीक है। तो एक ये फायदा निकल जाता है। दूसरा ये अमेरिका वाले बोलते हैं कि हम इसीलिए भी थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं। वैसे तो कभी ऑफिशियली नहीं बोला गया अमेरिका की तरफ से ये चीजें, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका और पश्चिमी देश जो है ये सोचते हैं कि अगर यहाँ आर्मी रूल करेगी तो यहाँ पर जो परमाणु बम है ये जो आपका आतंकवादियों के हाथों में नहीं लगेगा। परमाणु बम जैसा जो हथियार है ये आतंकवादी टेररिस्ट के हाथ में नहीं लगेगा और देश पूरी दुनिया जो है शांति की सांस लेगी इस तरह से, है ना। तो ये सारे कारण हैं जिस कारण से जो है पाकिस्तान में जो है लोकतंत्र कभी स्थायी नहीं बन पाया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 30वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 6 नंबर का ये क्वेश्चन है कि गैर पारंपरिक सुरक्षा को खतरे के जो किन्हीं 4 नए स्रोत हैं उनका आपको वर्णन करना है। गैर पारंपरिक सुरक्षा की बात कर रहा है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आतंकवाद हो गया, आपका मानव अधिकारों का जो उल्लंघन होता है, ये जो आपका गैर पारंपरिक सुरक्षा है इसके खतरे के नए स्रोतों के अंदर आप लिख सकते हैं वैश्विक जो निर्धनता है, ग्लोबल पॉवर्टी है वो हो सकता है, प्रवास हो सकता है यानी माइग्रेशन हो सकता है, स्वास्थ्य और महामारियां हो सकता है। तो इस तरह से इसको आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। मैंने आपको सब हेडिंग बता दिया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको अगर आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा जो है कि फायदा होगा। आपको मैं बताता हूँ सब हेडिंग का बेनिफिट क्या होता है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये बात है उस टाइम की जब मैंने अपना बोर्ड एग्जाम दिया था 2019 में, ठीक है। 2019 में मैंने अपना बोर्ड एग्जाम दिया था और उस टाइम पे क्या था, पॉलिटिकल साइंस का पेपर था। तो मेरे पीछे मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना वो बैठता था, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा लकी था इस मामले में कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक मेरे 2-3 बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, जिसमें से 2 तो मेरे काफी क्लोज रहे हैं, ठीक है। और एक जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, वो मेरे पीछे बैठता था। ये आप कह लीजिए एडमिशन का चक्कर था कि क्या था कि मेरा और उसका एडमिशन लगभग सेम टाइम पे हुआ था। शायद उसका पहले हुआ था, मेरा उसके बाद हुआ था, इसलिए हमारा रोल नंबर ही कुछ ऐसा था। तो हम बैठे हुए थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि सब हेडिंग का क्या बेनिफिट होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। 1-2 मिनट लूंगा आपका मैं, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। इस स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम लोग बैठे हुए, बोर्ड एग्जाम था उस दिन, हाँ पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड एग्जाम था। अब हम लोग गए, अब क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ रखा था, मैंने आपको बताया होगा प्री बोर्ड में मेरे 96 मार्क्स आए थे 100 में से। पहले 100 नंबर का पेपर आया करता था, अभी 80 नंबर का हो गया है। तो टीचर ने मुझे 96 कट करके 92 दे दिया था ताकि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाऊं। और वहां पर भी जो टॉपर लोग थे ना, उन्होंने मेरे को बोला था कि जयप्रकाश तू बोर्ड एग्जाम में अभी तो तूने 92 मार्क्स स्कोर कर लिया, यानी स्कूल टॉपर बन गया पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन बोर्ड एग्जाम में 75 मार्क्स से ऊपर नहीं ला पाएगा, ठीक है। तो मैंने भी ठान लिया था यार ऐसा कैसे हो सकता है, जब प्री बोर्ड एग्जाम जो इतना टफ होता है उसमें मैंने 92 मार्क्स यानी 96 वैसे तो स्कोर किया था, टीचर ने 92 ही दिया तो 92 ही लेकर के चलते हैं। 92 मार्क्स स्कोर किया मैंने, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे बोर्ड एग्जाम में 75 मार्क्स आएंगे, है ना। तो इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा पढ़ के गया था मैं, है ना। बहुत ज्यादा पढ़ा था, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा तैयारी की थी मैंने पॉलिटिकल साइंस में। और गया मैं पेपर देने बैठा, मेरा दोस्त भी बैठा था। तो क्या हो रहा था कि हल्का फुल्का डिस्कशन हो रहा था क्लास में। वैसे ये चीजें अलाउ नहीं होती है, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का डिस्कशन हो रहा था, ठीक है। तो डिस्कशन हो रहा था। अब क्या था कि एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन मेरे को याद नहीं है, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन था, ऐसे ही 6 नंबर का एक क्वेश्चन था। उसमें क्या था, वो क्वेश्चन मेरे को पूरा आता था, ठीक है। मैं अपने फ्रेंड को बस इतना बोला, लिटरली मेरे पीछे बैठा हुआ था मेरा दोस्त, मैंने बोला कि भाई मेरे को ना एक वर्ड बता दे बस तू, इस तरह का जैसे ये सब हेडिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इस टाइप का मुझे एक सब हेडिंग बता दे, मैं पूरा आंसर लिख दूंगा, मुझे पूरा याद आ जाएगा, ठीक है। और लिटरली बस उसने एक वर्ड मेरे को बताया, मतलब इस तरह का एक सब हेडिंग उसने मुझे बताया और मेरे दिमाग में खटाक से पूरा आंसर आ गया। फिर फटाफट फटाफट मैंने क्या किया भैया, वहां पर पूरा आंसर इस तरह से लिख डाला। पूरा आंसर लिख डाला,
फिर मैं जब पेपर खत्म हुआ तो बाहर निकला तो मैंने उसको थैंक यू भी बोला। भाई मैं बोला कि यार तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने मेरे को एक वर्ड याद दिला दिया। उसने बोला यार तेरे को एक वर्ड से पूरा आंसर याद आ गया? मैं बोला हाँ भाई बिल्कुल याद आ गया। तो कई बारी अगर आप पढ़ के जाएंगे तो कई बारी ये चीज हो जाता है कि दिमाग में ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाता है। तो जो वहां पर क्वेश्चन पूछा होता है ना, वहां पर वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप आंसर कई बार नहीं लिख पाते हैं। तो अगर आपको इस तरह का एक सब हेडिंग भी याद आ जाता है ना, तो पूरा आंसर आप इजीली लिख सकते हैं। वही चीज मेरे साथ भी उस दिन हुई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद अच्छा खासा बोर्ड एग्जाम गया, और जो मेरे को उस टाइम पे टॉपर लोगों ने बोला था, मेरे क्लास के जो टॉपर थे, उन्होंने बोला था कि 75 मार्क्स से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएगा। तो हालांकि ज्यादा स्कोर तो नहीं किया मैंने, फिर भी मेरे 100 में से आपके आ गए थे 95 मार्क्स आए थे बोर्ड एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो ये बात अलग है। खैर, तो इस तरह से सब हेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करते चलिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए, है ना। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि भारत तथा रूस के बीच गहरे संबंधों का विश्लेषण कीजिए। देखिए भारत और रूस की अगर बात करें ना, तो शुरू से ही जब से आपका यहाँ पर सोवियत संघ टूटा या सोवियत संघ जब था, ठीक है, तब से ही हमारे संबंध मधुर रहे, ठीक है। और अगर संबंधों की बात करें ना, तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है भारत और रूस के बीच में गहरे संबंध जो है उसके कारण के बारे में, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर मैंने लिख दिया, आप देख भी सकते हैं। जैसे रूस तथा भारत दोनों ही बहुध्रुवीय विश्व की कल्पना करते हैं, ठीक है, कि एक ध्रुवीय विश्व नहीं होना चाहिए, बहुध्रुवीय होना चाहिए। भारत तथा रूस के बीच भारत रूस सामरिक समझौता 2001 में देखने को मिला, और इसके साथ जो है अंक के रूप में द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए। रूस जो है कश्मीर और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भारत का पक्ष लेता है यूएनओ के अंदर, कि भैया कश्मीर में जो भी है चीजें हो रही हैं वो बहुत ज्यादा गलत है। और इस तरह से कश्मीर का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, जो भी मुद्दा रहता है, आतंकवाद का मुद्दा रहता है, तो भारत के फेवर में ही रशिया देखने को मिलता है, ठीक है। भारत जो है रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है, यानी कि रशिया से अगर हम लोग इंपोर्ट की बात करें तो बहुत ज्यादा हम लोग वेपन्स इंपोर्ट करते हैं अपने देश में, ठीक है। बहुत ज्यादा हम लोग रशिया के वेपन्स पे डिपेंडेंट है। आज भी देखा जाता है तो अनुमानित बता रहा हूँ, लगभग 60% जो भी हमारे हथियार है आर्मी के पास, वो रशिया के ही आए हुए हैं, और रशिया के ऊपर ही हम उनके पाठ पूजा के लिए डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये हमारे क्या बताता है भैया, हमारे संबंधों को दिखा रहा है कि कितना ज्यादा हमारा फ्रेंडली संबंध है, कि भैया इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी हम 60% जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट कह लीजिए, सॉरी डिफेंस इंपोर्ट है, उसके लिए हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। क्योंकि भैया हमें पता है कि रशिया ऐसा देश है जो हर हाल में हमारा मदद करेगा। 1971 में जब यहाँ पर आपका अमेरिका आ गया था अपने जंगी बेड़े लेकर के, अरे तुम इंडिया कैसे ऐसे लड़ाई उड़ाई कर रहे हो, है पागल समझ रखे हो, लड़ाई उड़ाई करोगे, है यहाँ नया देश बनाओगे तुम, ये सब बंद करो, हम अपना जंगी बेड़े लेकर के आ रहे हैं। तो इधर से हमारा क्या आ गया था, रशिया अपना पूरा एक 40 बेड़ा करके आता है ना, वो लेकर के आ गया था। इधर से अपना जो अमेरिका था वो 7-8 अपना जो है सो भी जहाज लेकर के आया था, रशिया इधर से 40 जहाज लेकर के आ गया। और इन्होंने क्या था भैया, परमाणु बम था, ठीक है। इनके पास भी परमाणु बम था और रशिया के पास भी परमाणु बम था, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरह से खड़े हो गए, ठीक है। अमेरिका यहाँ खोखली धमकी दे रहा था इंडिया को, रशिया आया बोला बेटा तू पीछे हो ले, ठीक है। इस तरह से कहने का मतलब यह है कि भाई तुम यहाँ पर अगर इंडिया को हाथ लगाओगे तो हम क्या इधर इधर झुंझुना बनाने के लिए बैठे हैं, हम इनके दोस्त नाम नाम के हैं, हम भी अपना ये लेकर के आए हैं, हम भी तुम पे हमला कर देंगे। तो वहां पर जो है अमेरिका की हालत खराब हो गई, अमेरिका वापस पीछे हो गया, ठीक है। और हमने एक नया देश बना दिया यहाँ पर बांग्लादेश, ठीक है। तो यहाँ पर रशिया हमारा काफी क्लोज फ्रेंड रहा है, ठीक है, ये चीज आप कह सकते हैं। अगला भैया, रूस तेल संकट के समय भारत की सहायता के लिए आया था, ठीक है। रूस जो है जब हमारे पास तेल वगैरह की कमी थी तो भारत जो है भारत को रूस ने तेल सप्लाई किया था। और अभी हाल ही में जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, यूक्रेन के पक्ष में ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज थे, रशिया के फेवर में कोई नहीं था, है ना। तो हमने रशिया को सपोर्ट किया, क्योंकि हम न्यूट्रल रह सकते हैं भाई, हम क्योंकि गुट निरपेक्ष को फॉलो करते हैं, नेम को फॉलो करते हैं, तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि हम रशिया के फेवर में है, लेकिन फिर भी नंबर 1 इंपोर्टर जो है हम बन गए थे। रशिया से सबसे ज्यादा तेल हम खरीदने लग गए थे, सोचिए। तो ये एक तरह से हेल्प ही किया ना हमने उनका। आगे आप लिख सकते हैं, रूस भारत जो है उन्होंने कई वैज्ञानिक प्रोजेक्ट पर साझेदारी की है, ठीक है। कई सारे ऐसे वैज्ञानिक वाले प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें मिल करके रशिया और इंडिया ने काम किया है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप
लिख सकते हैं भारत और रूस के बीच में गहरे संबंधों के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है कि चीन जो है विश्व की अगली महाशक्ति हो सकता है, तर्क देकर के इस कथन को न्यायोचित ठहराना है आपको। चाइना जो है ना बिकम नेक्स्ट सुपर पावर, जैसे अभी अमेरिका है ना उस प्रकार से चाइना एक सुपर पावर बन सकता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2040 तक संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ करके एक महान शक्ति या कह लीजिए महान आर्थिक शक्ति बन जाएगा चाइना, अगर उसके इस विस्तार पे अंकुश नहीं लगाया गया, एक तरह से रोक नहीं लगाया गया। अंकुश बोल दिया मैंने, यहाँ पर आप रोक जो शब्द है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यह पूर्वी एशियाई वृद्धि का इंजन है जिसके चलते क्षेत्रीय मामलों में इसकी विशालकाय भूमिका देखने को मिलती है। चीन जो है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जिसको एफडीआई भी बोलते हैं, इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। आज के टाइम पे पूरी दुनिया में अगर किसी को इन्वेस्ट करना होता है, अभी तो खैर इंडिया में इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन इससे पहले कुछ टाइम पहले आप देखेंगे तो चाइना में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती थी, अभी भी होता है। क्योंकि देखो पूरी दुनिया में अगर किसी को अपना प्रोडक्ट बनवाना है तो वो सबसे पहला प्रेफरेंस रखता है चाइना को, क्योंकि चाइना में लेबर सस्ता है। तो मान लीजिए जो सामान आपका अमेरिका में 8,000 रुपए का बनेगा, वही सामान आपका जो चाइना में बनेगा वो 1,000 रुपए में बनेगा, ठीक है। तो इतना सस्ता बन रहा है, तो पूरी दुनिया में अगर किसी को कोई सामान बनवाना होता है लार्ज स्केल पे, बड़े स्तर पर, ठीक है, तो वो कहाँ बनवाता है, वो चाइना में बनवाता है। फॉर एग्जांपल अभी आईफोन 15 यानी आईफोन 15 लॉन्च हो गया है, ठीक है, तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है ज्यादातर वो चाइना वगैरह में हमें देखने को मिली है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर लेबर सस्ता है, लेबर सस्ता है तो प्रोडक्ट आपका सस्ते रेट में बन जाएगा, आप उसको महंगे दामों पे बेचिए, अच्छा खासा मार्जिन कमाइए। तो इसीलिए क्या होता है, ज्यादातर जो एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरे देशों के द्वारा किसी देश में निवेश जब किया जाता है तो उसको एफडीआई बोलते हैं, तो वो चीन में ही हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। तो एक ये भी कारण है कि चीन जो है अगली महाशक्ति हो सकता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। और क्या चीजें आप लिख सकते हैं, इसके पास विशाल विदेशी विनिमय रिजर्व है जिसके कारण यह अन्य देशों में बड़ा निवेश करने में सक्षम है तथा बाहर देखने की सशक्त भूमिका विकसित करता है। और डब्ल्यूटीओ में इसका प्रवेश भविष्य की आर्थिक व्यवस्था को आकार प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं कि चीन कैसे एक अगली महाशक्ति बन सकता है, जैसे अभी के टाइम पे अमेरिका है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद के कार्य बताने आपको, ठीक है, जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है उसका वर्क क्या होता है। तो सुरक्षा परिषद का काम ऐसे आप लिख सकते हैं, विश्व में शांति स्थापित करना, किसी भी देश के द्वारा भेजी गई शिकायत पर विचार करना कि भैया इस देश ने यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम भेजा है, इस पे हम क्या चीजें सॉल्यूशन के लिए कर सकते हैं, अपने निर्णयों को लागू करने की कार्यवाही करना। जो भी सुरक्षा परिषद ने सोचा है कि इस निर्णय को, इस चीज को हम लागू करना चाहते हैं पूरी दुनिया में, तो उसको लागू करवाना है ना, और सभी देशों से मनवाना उस बात को, झगड़ों का निपटान करना। और निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वैश्विक शांति यानी ग्लोबल पीस के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद एक अहम योगदान निभाता है, लेकिन इसमें सुधारों की जरूरत भी है, इसे नकारा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये निष्कर्ष मैंने अपनी तरफ से आपके लिए बना दिया है। इस तरह का निष्कर्ष अगर आप बनाएंगे तो टीचर के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट जाता है, टीचर को लगेगा कि अरे बच्चे को तो आता है, ठीक है, तो यहाँ पर फुल में से फुल मार्क्स आपको मिलेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, टेल द फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पेपर नंबर 2 था बच्चों वो समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी विद्यालय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस, इसी प्रकार का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हो, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके क्या करना है, आपको ऑल पे क्लिक कर देना है, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।